कि नगर दबों में LJCC कंपनी आती है जिसमें तमाम सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं। आपने क्या कार्रवाई की उसमें? जिसमें एक एजेंट के ऊपर और कंपनी मालिक के ऊपर हमने FIR की है। एजेंट जो काम कर रहे हैं, जो आज भी कर रहे हैं, जिन लोगों ने गारंटी पर पैसा लिया था, लोगों से अपना चेक भी दिया था, तो उनसे भी पूछताछ होगी, उन पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, ये जितने भी एजेंट थे या जो मैनेजर थे, इन सबसे पूछताछ होगी। पुलिस पर राजनीतिक दबाव होता है, यानी अनजाने में गलत कार्रवाई भी होती है, आपका क्या कहना है? हम लोग वही करते हैं जिससे फरियादी को पूरा न्याय मिले। ये बात सही है कि फ़ोन हम लोग सभी के अटेंड करते हैं। थाने में अपराधी आते रहते थे, आप उनको नोटिस देकर घर छोड़ दिया जाता है, इस पर क्या कहना है? लोग कहते हैं कि पैसा लेके छोड़ देती है पुलिस। कि 2018 के बाद में एक नया कानून बना है, अरनेश कुमार वर्सेज बिहार राज्य का है। अब उन्हीं मामलों में पुलिस गिरफ्तार करती है जो हीनियस क्राइम है, जिनमें 7 वर्ष से ऊपर की सजाएं हैं। लूट डकैती है, बलात्कार है, ऐसे जो गंभीर मामले हैं उसमें पुलिस अरेस्ट करती है। और छोटे छोटे मारपीट के जो मामले हैं उनमें पुलिस अब नोटिस देकर छोड़ देती है। जी, एक अच्छे आप शिक्षक भी रहे, आपको लगता है कि पुलिस रिश्वत लेती है आज के समय में? नहीं, ये सब आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल, और आज एक खास इंटरव्यू लेकर आया हूँ जो उन तमाम युवाओं के लिए मोटिवेशन देगा जो पुलिस की वर्दी पहनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो जन अदालत न्यूज़ के खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दबों थाना प्रभारी राजेश शर्मा से बात करेंगे। स्वागत जी, धन्यवाद राजा भैया जी। पहला सवाल करना चाहेंगे, आज आपकी वर्दी पे जो सितारे दिख रहे हैं निश्चित तौर से तमाम युवाओं को गौरवान्वित करते होंगे। ये सितारे देखकर तमाम युवाओं का सपना है कि ये वर्दी उनको भी पहनने को मिले। तो इस वर्दी की अगर जर्नी की बात करें तो किस प्रकार की आपकी जर्नी रही और कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे? जी राजा भैया जी, मैं बताना चाहूँगा कि मूलतः मैं भिंड जिले में गोरमी तहसील का निवासी हूँ। मेरी जो 12th तक की शिक्षा दीक्षा है वो गोरमी में हुई है। मैंने साइंस से 12th किया था और उसके बाद शासकीय जॉब की तरफ मेरा रुझान हुआ था। तो अब मैंने ग्वालियर में SLB कॉलेज से BA किया। उसके बाद हिंदी साहित्य से MA और इतिहास से मैंने MA किया था और मेरी लगातार तैयारी चलती रही। तो सबसे पहले 2005 में मेरा सिलेक्शन हुआ था संविदा शिक्षक वर्ग 3 में, जहाँ मेरी पहली पदस्थापना गोहद ब्लॉक में छीमका गाँव में रही थी। तो वहाँ लगभग मैंने 3 साल शिक्षक के रूप में काम किया और 2008 में मेरा दोबारा से सिलेक्शन हुआ था भारतीय डाक विभाग, जहाँ मैं सॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पर भर्ती हुआ था, जिसमें मेरी पदस्थापना कटनी ज़िले में हुई थी। तो वहाँ भी लगभग मैंने 2-3 साल अपना सेवा रही थी मेरी। और उसके बाद में 2011 में मैं थानेदार सिलेक्शन हुआ था मेरा। जी, तो ये पुलिस की वर्दी पहनने का जज्बा कैसे आया आपको? ये बात सही है कि मेरा पहले से कोई प्लान नहीं था कि मुझे पुलिस में जाना है। जब मैं कटनी में मेरी पोस्टिंग थी तो कटनी में हम लोग 3 साथी एक रूम में रहते थे। तो मेरे एक साथी थे जितेंद्र सिंह तक्खर, सरदार थे। उनके अंदर थानेदार बनने का एक जज्बा था, वो शुरू से ही थानेदार की तैयारी कर रहे थे। तो उन्हीं ने मुझे मोटिवेट किया था कि हम लोग तैयारी कर सकते हैं और MP में जगह आने वाली हैं तो अपन थानेदार बन सकते हैं। तो हम दोनों ने तैयारी की थी। तो 2011 की भर्ती में जितेंद्र सिंह तक्खर का 1 नंबर से सिलेक्शन चूक गया था और मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था। कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट हमारे वो साथी जो थे जितेंद्र सिंह तक्खर, उनने किया था। लेकिन उसके बाद भी उनने भी हारी नहीं मानी। उसके बाद उनका UP पुलिस में SI में सिलेक्शन हुआ। आज की डेट में वो क्राइम ब्रांच झांसी में इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। जी, पुलिस की वर्दी पहनने के बाद कितने प्रकार के चैलेंजेस आपने देखे? चैलेंजेस तो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले मैं 2 जॉब कर चुका हूँ। एक तो मैं टीचर रहा हूँ, दूसरा पोस्टल डिपार्टमेंट में बाबू रहा हूँ। तो उसके बाद जब मैं थानेदार बना तो मुझे लगा चैलेंज तो है। यहाँ पे समय थोड़ा सा कम मिलता है। आपकी 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। आप कभी ये नहीं कह सकते हो कि संडे सैटरडे की छुट्टी है या आपको कोई हॉलीडे मिलता हो। और 24 घंटे आपको अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि क्राइम कभी हो सकता है। आपको तत्काल वहाँ पहुँचना पड़ता है। तो थोड़ा सा चैलेंज है, मेहनत भी है। कभी कभी दिवाली और होली मना पाती हो अपने बच्चों के साथ? ये तो संभव नहीं होता है क्योंकि जब भी कोई त्यौहार आता है तब पुलिस और ज़्यादा अलर्ट मोड पर रहती है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस वालों की ड्यूटियाँ लगती हैं। तो हम लोग रात भर जाकर के ड्यूटी करते हैं जिससे हमारा क्षेत्र की जो जनता है वो आसानी से अपने त्यौहार मना सके। तो चैलेंज है, त्यौहार तो हम लोग नहीं मना पाते। आपको लगभग दबों में 1 साल होने जा रहा है, क्या उपलब्धि रही है आपकी? जी हाँ, दबों में मैं मार्च 2024 में पदस्थ हुआ था।
उसके बाद फिर लगातार यहाँ मेरी पदस्थापना रही। इस दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिंड के द्वारा एक पुराना एक लूट का केस पड़ा हुआ था 2021 का। तो एसपी सर ने निर्देशित किया था कि इसको अपनी टीम लगा करके इस केस को खोलना है। तो वो मेरी टीम ने प्रयास किया और एक दबरा मोड़ है, यहाँ एक लूट हुई थी जिसमें आरोपियों के द्वारा एक व्यक्ति की काफ़ी मारपीट करके उसकी मोटरसाइकिल और पैसा छुड़ाया था। वो लूट हम लोगों ने ट्रेस की थी 2024 में। तो लूट ट्रेस करने के बाद बड़ा अच्छा लगा था और उसमें 4 आरोपी थे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। वो भी ट्रायल में चल रहा है। इसके अलावा वर्तमान में अभी जैसा कि आपने देखा होगा बिजपुर गांव में एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पहले ही दिन से हमको हमारी टीम को निर्देशित कर रहे थे और 5 दिन के अंदर ये ब्लाइंड मर्डर हम लोगों ने ट्रेस किया, आरोपियों को जेल भेज दिया। तो ये 2 अच्छे मामले थे जो हमारी टीम के द्वारा किए गए थे। अपराध की स्थिति क्या रही है आपकी इस साल का देखा जाए 2023 की अपेक्षा 24 में कितना अपराध आपका घटा? 2023 में जो अपराध था लगभग 250 के करीब था। उसके बाद 2024 में 231-32 का हमारा क्राइम गया है और इस दौरान बड़े जो हीनियस क्राइम थे वो भी घटे हैं। जैसे लूट की कोई वारदात नहीं हुई है या कोई बड़ी ऐसी वारदात नहीं हुई जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हो। तो 2024-23 की अपेक्षा अपराध के मामले में दमोह में थोड़ा सा अपराध घटा है। आपके नगर दमोह में LJCC कंपनी आती है जिसमें तमाम सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं। आपने क्या कार्रवाई की उसमें? जी बिल्कुल, अभी मेरे पास एक शिकायत भी आई थी जिसमें लोगों के द्वारा बताया गया था कि LJCC कंपनी में लोगों के साथ में बड़ा फ्रॉड किया गया है। यहाँ लाखों रुपए उनका कंपनी लेके चली गई है। तो मैं ही एक FIR इसमें की गई है मेरे द्वारा। एक अग्रवाल फैमिली ने यहाँ कंप्लेंट की थी तो जिसमें एक एजेंट के ऊपर और कंपनी मालिक के ऊपर हमने FIR की है। अब FIR के बाद में हम वो सारे चैनल तलाशेंगे कि ये कंपनी कब से चली, कब से यहाँ रही, इसका ऑफिस कौन देख रहा था, इनका मैनेजर कौन था और कितना पैसा लोगों का गया है। इस पॉइंट पे हम लोग अब काम करेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो कुछ जो नगर में एजेंट जो काम कर रहे हैं, जो आज भी कर रहे हैं, जिन लोगों ने गारंटी पर पैसा लिया था, लोगों से अपना चेक भी दिया था, तो उनसे भी पूछताछ होगी, उन पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, ये जितने भी एजेंट थे या जो मैनेजर थे इन सबसे पूछताछ होगी कि कंपनी किस बेस पे काम करती थी, इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कितने लोगों का पैसा गया है। उन सभी के हम लोग आवेदन मंगाएंगे। उनके कथन लेने के बाद में उस पर जांच करेंगे और जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो इस पर की जाएगी। आपको नहीं लगता है कि समाज में जब ऐसी कंपनी आती है नगर में, इसके पहले भी दमोह कई कंपनियों में पैसा अपना डुबा चुका है, इसके बाद भी लोग लगातार ऐसी कंपनियों पर भरोसा कर लेते हैं? बिल्कुल, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है कि जब लगातार ऐसे केस हो रहे हैं, जैसे कि पहले सहारा पे हुआ था और भी ऐसी चिटफंड कंपनियां आई हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी बताना चाहूँगा कि इस टाइप की जो कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं आपको पैसा डबल करने का लालच देती हैं, कृपया करके उसमें निवेश ना करें। इसने बहुमूल्य अपने पैसे को ना फंसाएं, क्योंकि ये सब जितनी भी कंपनियां हैं ये फ्रॉड होती हैं। आखिर में आकर के ये कंपनियां चली जाती हैं और लोगों का लाखों करोड़ों रुपए डूब जाता है। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि ऐसी कंपनियों में अपना पैसा ना लगाएं और ना ही ऐसे लालच में वो आएँ। पुलिस पर राजनीतिक दबाव होता है, इसके कारण जाने अनजाने में गलत कार्रवाई भी होती है। आपका क्या कहना है? पुलिस एक ऐसी संस्था है जो पब्लिक से जुड़ी हुई है। इसमें पब्लिक के, राजनेताओं के या अन्य अपने समाज के, अपने रिलेशन वाले, परिचित वाले सभी के फ़ोन आते हैं और पुलिस सबके फ़ोन अटेंड भी करती है। लेकिन कानून से हट के हम लोग काम नहीं करते हैं। जो उचित वैधानिक कार्रवाई होती है कानून की दृष्टि से हम लोग वही करते हैं जिससे फरियादी को पूरा न्याय मिले। ये बात सही है कि फ़ोन हम लोग सभी के अटेंड करते हैं। जी, अगला सवाल करना चाहेंगे जो बेहद तीखा सवाल है। अपराधियों की संख्या कम होती जा रही है। पहले थाने में अपराधी आते रहते थे, अब उनको नोटिस देकर घर छोड़ दिया जाता है। इस पर क्या कहना है? लोग कहते हैं कि पैसा लेके छोड़ देती है पुलिस। ये क्वेश्चन आपका राजा भैया जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने भी कई बार आए हैं। जो फरियादी लोग हैं वो बार बार आके बोलते हैं साहब मारपीट हुई है, पर आपकी पुलिस पकड़ के तो ले जाती है या घर पे आती है, आरोपियों को वहीं छोड़ देती है। तो इसके पीछे उनका कहीं ना कहीं ये मानना रहता है कि पुलिस पैसा लेकर के छोड़ रही है। ऐसा नहीं है। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि 2018 के बाद में एक नया कानून बना है, अरनेश कुमार वर्सेज बिहार राज्य। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये गाइडलाइन दी गई है कि 7 वर्ष तक के जो ऐसे अपराध हैं जिनकी सज़ा 7 वर्ष तक की है, ऐसे अपराधों में अपराधियों को पुलिस अरेस्ट ना करे, उनको नोटिस दे करके
वहीं पर छोड़ा जाए। तो उस कानून के पालन में पुलिस आरोपियों के घर तक जाती है। जो मारपीट के मामले हैं या अमूमन ऐसे मामले जिनमें 7 वर्ष से कम की सज़ा है, उसमें नोटिस देते हैं और उनको बता दिया जाता है कि इतनी तारीख को आपके मामले का जो चार्जशीट है वो माननीय न्यायालय पेश की जाएगी, आप वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं फरियादी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि पहले पुलिस का ये काम था कि छोटे से छोटे अपराध में पुलिस पकड़ के लाती थी, थाने में अरेस्ट करती थी, हथकड़ी लगा के फिर न्यायालय तक ले जाते थे। तो वो ऐसा अब नहीं हो रहा है। अब उन्हीं मामलों में पुलिस गिरफ्तार करती है जो हीनियस क्राइम है, जिनमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है, लूट डकैती है, बलात्कार है, ऐसे जो गंभीर मामले हैं उसमें पुलिस अरेस्ट करती है। और छोटे छोटे मारपीट के जो मामले हैं उनमें पुलिस अब नोटिस देकर छोड़ देती है। जी। तो अगला सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पुलिस के लिए हर हमदर्दी पुलिस के वालों के लिए है जो 24 घंटे ड्यूटी पर खड़े रहते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 24 घंटे रात भर गश्त में लगे रहते हैं, और जब छुट्टी का समय आता है तो छुट्टी नहीं मिलती है, बच्चे याद करते रहते हैं, तब कैसी बीतती है आप लोगों पर? ये क्वेश्चन भी आपका बढ़िया है राजा भैया जी। ये निश्चित बात है कि पुलिस 24 घंटे ड्यूटी करती है। जब हम भी सेवा में नहीं आए थे तो पुलिस की वर्दी देख के मुझे भी लगता था कि एक जो जलवा होता है थानेदार का, पुलिस का एक बड़ा रौब होता है। लेकिन उसके पीछे एक चैलेंज भी है। उसके पीछे चैलेंज ये है कि आपके पास फिर समय नहीं रहता है। जैसे आपने, हमारा एक जवान अभी रात्रि गश्त में जाएगा, 2 लड़के रात भर गश्त करेंगे, और सुबह कहीं भी कानून व्यवस्था की अगर स्थिति बिगड़ती है तो वो रात में गश्त करते हुए आए, लेकिन वो ये नहीं कह सकते मैं गश्त में गया हूँ, सुबह उनको हम फिर बुलाएंगे, और दिन भर जब तक ड्यूटी रहेगी तब तक वो ड्यूटी करते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए थोड़ा सा काम का लोड तो रहता है, लेकिन मज़ा भी आता है काम करने में। कानून व्यवस्था का ऐसा काम है, जब हम किसी अपराध को ट्रेस करते हैं, उसमें सजाएं होती हैं, तो उसमें भी एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। चैलेंज है, काम तो ऐसा है कि समय थोड़ा सा कम रहता है। पुलिस जिस तरीके से कभी कभी अभद्रता का प्रयोग करती है आम जनमानस के साथ, तब बड़ा दुख होता है। लोग सवाल करते हैं कि पुलिस ने अभद्रता की है, लेकिन आज के समय में पुलिस काफ़ी राहत है, काफ़ी मदद कर रही है। उनकी जिनका एक्सीडेंट हो जाता है उनमें मदद करती है। पुलिस का बेहतर पुलिसिंग है, फिर भी कुछ लोगों के आरोप है कि पुलिस अभद्रता के साथ पेश आती है। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें क्या है, जैसे आपने कई बार वीडियो क्लिप देखी होगी, तो जैसे किसी पुलिस वाले से या किसी पब्लिक से कोई विवाद हो रहा है तो वो वीडियो तो प्रसारित कर दिया जाता है जहां ऐसा लग रहा है कि पुलिस विवाद कर रही है। लेकिन उससे पहले के जो वीडियो होते हैं, जैसे कहीं हम लोग वाहन चेकिंग कर रहे हैं, एक कानून की दृष्टि से वाहन चेकिंग करना आवश्यक है, जिसमें सीट बेल्ट की या हेलमेट की हम लोग समझाइश देते हैं। जो लोग नहीं मानते उन पर चालानी कार्रवाई करते हैं। तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आकर के सीधा गाड़ी खड़ी कर देते हैं, रौब दिखाते हैं, तो कभी कभार उनसे नोक-झोंक हो जाती है, लेकिन फिर भी कानून का पालन करते हुए हम लोग सरलता से उनकी चालानी कार्रवाई करते हैं। इसी प्रकार जैसे कहीं कोई जाम लगा है और सुबह से कोई जाम में फंसा हुआ है, पब्लिक भी परेशान है, वहाँ हमारे जो जवान रहते हैं और सुबह से जाम की स्थिति खुलवाते हैं। इसी बीच अचानक से कोई जाम की रॉन्ग साइड से गाड़ी ले आता है, तब वहाँ जो उसने कानून का पालन नहीं किया है, कानून तोड़ा है, वहाँ थोड़ा सा नोक-झोंक हो जाती है। उनको समझाते हैं। उसी समय अगर कोई वीडियो क्लिप बना लेगा तो बोलेगा ये लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और अभद्र भाषा बोल रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव रोल है वो दिखा दिया जाता है, जो पॉजिटिव रोल है वो कहीं ना कहीं मीडिया में नहीं आ पाता। ये भी एक कारण हो सकता है। इस समय आप भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में काम कर रहे हैं। उनकी क्या आपको अच्छी बातें लगती हैं, जिनके साथ उनके साथ काम करने में आपको अच्छा लगता है? क्या कुछ खास है? साहब की सबसे अच्छी बात यह है कि साहब बहुत कूल माइंड रहते हैं। आज तक मुझे नहीं लगता है कि 1 साल के कार्यकाल में कभी उन्होंने किसी को डांटा है, लेकिन पकड़ साहब की ऐसी है कि सभी थाना प्रभारियों से लगातार संपर्क में रहते हैं, अपराध निकाल पर लगातार बात करते हैं, हर थाने की समीक्षा करते हैं और लगातार निर्देशित करते हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए साहब लगातार निर्देशित करते रहते हैं। सुबह से शाम तक कोई ना कोई टास्क श्रीमान का रहता है, लेकिन इसके बीच में साहब का जो संवाद रहता है वो बड़ा सरल रहता है। तो पुलिस बड़े बेहतर तरीके से भिंड जिले में काम कर रही है इस समय। 2025 के लिए क्या लक्ष्य है आपका? सबसे पहला तो यही है कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से कोई बड़े अपराध ना हो, इसके लिए श्रीमान ने अभी निर्देशित किया है। पुलिस गश्त लगातार करती रहे, चेकिंग करती रहे और लगातार हम लोग भी अपने स्टाफ को ब्रीफ करते हैं कि जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है, महिलाओं संबंधी कभी कभार अपराध घटित हो जाते हैं, तो जागरूकता के लिए हम लोग लगातार क्षेत्र में जाकर के और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि साइबर क्राइम से कैसे बचा सके, फर्जी लिंक से और कॉल से कैसे बचा सके। इस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बीच बीच में लगातार टास्क दिया जाता है प्रत्येक थाना प्रभारी को कि वो लोगों के बीच में जाएं, संवाद करें और उनको जागरूक करें। तो प्रयास रहेगा कि साइबर क्राइम को थोड़ा सा घटाया जाए।
बिल्कुल। तो आजकल देखा जाता है साइबर क्राइम के चलते, जैसे व्हाट्सएप पे आपके पास एक लिंक आएगी और लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक लड़की आ जाएगी जो कि न्यूड अवस्था में रहेगी, और यदि उस समय आपने उसको देख लिया, यदि आपने कोई हरकत कर दी तो सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग हो जाता है। फिर उधर से एक टीआई बन करके एक कॉल करता है, फर्जी कॉल, कि मैं एसपी बोल रहा हूँ और तुम्हारी ये कंप्लेंट आई है, इतना पैसे जमा कर दो। बिल्कुल, ये क्राइम सबसे ज़्यादा इनका जो नया तरीका है साइबर फ्रॉड का, वो अभी यही चल रहा है कि वो किसी न किसी आपके परिजन को अरेस्ट करने की या धमकी देते हैं, या पुलिस वाले बन के आपसे बात करते हैं, फिर आपको डर पैदा करते हैं और आपसे एक मोटी रकम वसूलते हैं। तो लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो कॉल्स आते हैं उनसे बचें, और ये प्रयास करें कि कभी कोई दुर्घटना संबंध में अगर आपको कोई कॉल्स आती है तो आप उसको वेरीफाइड जरूर करें। आपके किसी बच्चे के संबंध में या सगे संबंधी के संबंध में कोई कॉल्स आई है तो आप उससे एक बार उस नंबर से बात करें और प्रयास करें कि फ्रॉड से, ये फ्रॉड का जो नंबर है उससे बचें, अपने आप को बचाएं, और थोड़ा सा जागरूकता अपने परिवार को और समाज को सब जगह ये फैलाएं, और जिससे साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। राजेश शर्मा जी, एक अच्छे आप शिक्षक भी रहे, एक अच्छे डाक विभाग में भी रहे आप, आपको लगता है कि पुलिस रिश्वत लेती है आज के समय में? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लोग क्या है, कई बार ऐसा होता है कि मारपीट के मामले हैं या कुछ ऐसे अन्य मामले हैं जिसमें उन्हें लगता है कि कोई अपराध करके आया है, वो सबसे पहले थाने आ जाता है। अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर वो क्या है, विलेप लगाना शुरू कर देते हैं, और हो सकता है कभी कहीं ऐसे अगर मामले आते भी हों, ये भी नहीं कह सकती है, लेकिन फिर भी प्रयास यही रहता है कि सभी लोग अपनी नौकरी सुरक्षित करके चल रहे हैं और रिश्वत से सभी लोग बचना चाह रहे हैं। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, आप एक टीआई हैं के साथ साथ उन तमाम युवाओं के लिए मोटिवेशन भी है जो आप स्कूलों में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, हम देखा है आपको बच्चों को समझाते हैं, तो आज के इस खास इंटरव्यू में क्या मोटिवेशन देना चाहोगे हमारे विद्यार्थियों को आप? सबसे पहले तो मैं युवाओं को बताना चाहूँगा कि आपके माता पिता की आपसे बड़ी अपेक्षा रहती है कि बच्चे हमारे कुछ आगे बने, और इस संबंध में सबसे पहले बच्चों में जो आजकल आ रहा है वो सामाजिक गुण जो है, नैतिकता, वो घटती जा रही है। वो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन माता पिता के प्रति या अपने परिजनों के प्रति उनका जो आदर सम्मान है वो थोड़ा सा खत्म होता जा रहा है। तो किसी भी ऊंचाई पे जाने से पहले सबसे पहला यही एक शिक्षा होनी चाहिए कि सबसे पहले आप नैतिकवान बने, अपने माता पिता की, परिजनों की एक मर्यादा करें, इज्जत करें, और अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन करने के लिए कड़ी और कठिन परिश्रम करके मेहनत करें और अपना लक्ष्य पाएँ। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमने वो तमाम सवाल पूछे जिनको आप जानना चाहते थे। खास इंटरव्यू लेकर आए थे, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दीजिए, और लगातार हमारे इंटरव्यू आप देखते रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ पर। इस इंटरव्यू यदि पसंद आया हो तो उसको शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। जी, थैंक यू राजा भैया जी। मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी जन अदालत, इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतरा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।